हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 मानव अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध जब इंसानियत ने इंसान पर ही भरोसा खो दिया था, मासूमों की चीखें, नाजी शिविरों में हो रहे अत्याचार, तो यही वो समय था जब दुनिया ने कहा अब बहुत हुआ, अब हर इंसान को उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो इसी सोच ने जन्म दिया मानव अधिकार के विचार को। तो वो अधिकार जो हमें किसी सरकार, राज्य, समाज से नहीं बल्कि मानव के नाते से मिलते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मानव अधिकार हर व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। ये जन्मजात, सार्वभौमिक और अविच्छिन्न लिए जाने वाले अधिकार है। तो स्टूडेंट, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स ऐसे अधिकार होते हैं जो कि हर व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो मनुष्य है। तो इन अधिकारों का उद्देश्य है हर इंसान की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। तो मानव अधिकार का जो विचार है वो द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी अत्याचारों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुआ है। तो स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नाजी अत्याचारों ने पूरी मानवता को झकझोर दिया, तो तब दुनिया ने मिलकर ठाना कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। तो यहीं से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आंदोलन। तो आज मानवाधिकार विश्व राजनीति, कानून और नैतिकता की कैद बन का केंद्र बन चुका है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव अधिकार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव अधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स की अवधारणा के बारे में। तो सबसे पहले हम मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा में देखें तो अर्थ ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे। तो स्टूडेंट, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। तो उनको यह मानव अधिकार कहते हैं। तो चलिए इसकी जो परिभाषा है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यूएन घोषणा 1948। मानव अधिकार वे अधिकार है जो हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राप्त है। तो स्टूडेंट, 1948 में यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर जारी की, एक ऐसी घोषणा जिसमें लिखा गया कि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है। इसके अलावा जैक डोनोली, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे जैक डोनोली जी है। तो इन्होंने बताया कि मानव अधिकार नैतिक दावे है जो सभी मनुष्य के लिए समान है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या संस्कृति कुछ भी हो। तो स्टूडेंट, विद्वान जैक डोनोली ने कहा कि मानव अधिकार नैतिक दावे है जो हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति या देश कुछ भी हो। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ परिभाषाएं, अर्थ एवं परिभाषा मानव अधिकार की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कुछ मूल धारणाएं के बारे में। तो अब हम मानव अधिकार की कुछ मूल धारणाएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो मानव अधिकार है वो 4 बुनियादी स्तंभों पर टिके हुए हैं। फर्स्ट हमारा सार्वभौमिकता, सभी के लिए हर जगह लागू। तो हर व्यक्ति हर देश में समान अधिकार रखता है। उसके बाद अविच्छिन्नता, छीने नहीं जा सकते। तो इन अधिकारों को कोई सरकार छीन नहीं सकती है। समानता, सभी के लिए समान। तो सभी के साथ समान व्यवहार, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। परस्पर निर्भरता, सभी अधिकार जुड़े हुए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो इसमें सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो सब एक साथ चलते हैं।
तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ मूल धारणाएं, मानव अधिकार के कुछ मूल धारणाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नैतिकता, कानून और सामाजिक सक्रियता में मानव अधिकार। तो नैतिकता की बात करें तो मानव गरिमा की रक्षा एक नैतिक कर्तव्य है। तो स्टूडेंट मानव अधिकार सिर्फ नैतिक विचार नहीं है बल्कि कानूनी और सामाजिक स्तर भी है। तो नैतिक स्तर पर देखें तो ये हमें सिखाते हैं कि हर इंसान की गरिमा की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा कानून में देखें तो लॉ में देखें तो 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर जो हमारा यूडीएचआर है, तो 1948 की यूडीएचआर, 1966 का इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसे हम ICCPR भी कहते हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट जिसे हम ICESCR भी कहते हैं। तो ये जो समझौते थे इन्होंने अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में दर्ज कराते हैं। इसके अलावा सामाजिक सक्रियता है, सामाजिक स्तर पर देखें तो एनजीओ जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक स्तर है उसके लिए भी हमें कुछ ऐसी संस्थाएं मिल जाती है जो कि दुनिया के हर कोने में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारे मानव अधिकार, नैतिकता, कानून और सामाजिक सक्रियता में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक मानवाधिकार संरचना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे वैश्विक मानवाधिकार संरचना के बारे में। तो अब जो मानवाधिकारों की सुरक्षा है उसके लिए पूरी दुनिया में नेटवर्क तैयार है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC 2006 से सक्रिय है। तो जो हमारा UNHRC है वो हमारा 2006 से सक्रिय है। उसके अलावा ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसे हम OHCHR भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हो गई। इससे अलग कुछ क्षेत्रीय व्यवस्थाएं भी है, जैसे कि यूरोप में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इसके अलावा अमेरिका में इंटर अमेरिकन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अफ्रीका में अफ्रीका कमीशन ऑफ वुमेन एंड पीपल्स राइट्स है। और एनजीओ और नागरिक समाज को देखें तो वैश्विक स्तर पर जागरूकता और दबाव को ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ क्षेत्रीय व्यवस्था, कुछ हमारे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं। तो ये था हमारा वैश्विक मानवाधिकार संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्व राजनीति में मानवीय हस्तक्षेप के बारे में। तो मानवीय हस्तक्षेप के बारे में बात करें तो परिभाषा में हम देखें, जब कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र किसी दूसरे राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। तो स्टूडेंट कभी कभी किसी देश में इतने भयानक मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इसे ही कहते हैं हम हमारा मानवीय हस्तक्षेप। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो कोसोवो 1999 नाटो का हस्तक्षेप। तो स्टूडेंट जैसे 1999 में कोसोवो में नाटो का हस्तक्षेप था, या फिर हमारा रवांडा में 1994 में नरसंहार रोकने में विफलता जहां पर समय पर कार्रवाई न हो सकी। तो ये जो हस्तक्षेप है ये दो धारियों वाला तलवार है। अगर हम पक्ष में देखें तो पक्ष में ये मानवता की रक्षा, नरसंहार रोकता है और वैश्विक नैतिक जिम्मेदारी संभालता है, यानी कि नरसंहार रोकता है और निर्दोषों की रक्षा करता है। और विपक्ष में देखें तो राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन होता है, शक्तिशाली देश अपने हित साधने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। तो स्टूडेंट कई बार जो शक्तिशाली देश है वे अपने हितों के लिए इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो आज R2B रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्ट सिद्धांत पर चर्चा होती है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे, विफल होने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। तो स्टूडेंट आज दुनिया में चर्चा होती है हमारे R2P की, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की, जो कि हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, और अगर वो विफल होती है तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो उसकी मदद करेगा, यानी कि वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारा मानवीय हस्तक्षेप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा है। यह अधिकार सभी मनुष्य के लिए समान और अविच्छिन्न है। तो स्टूडेंट जो मानव अधिकार है वो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दिल बन चुके हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि राजनीतिक शक्ति या सीमाओं से ऊपर है इंसानियत। तो परंपरागत राज्य संप्रभुता की धारणा को चुनौती मिली है, क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो स्टूडेंट संप्रभुता की जो पुरानी धारणाएं हैं वे बदल रही है। तो अब सवाल यही नहीं है कि राज्य क्या चाहता है, बल्कि यह भी है कि इंसान को क्या चाहिए। तो आखिर में चुनौती यही रही है कि कैसे हम सार्वभौमिक मानवाधिकार और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाएं, क्योंकि ये जो संतुलन है यही तय करेगा कि दुनिया में शक्ति की राजनीति जीतेगी या मानवता की।
तो स्टूडेंट आज असली चुनौती यही है कि सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक विविधता में संतुलन कैसे बनाया जाए। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला यूनिट नंबर का 3 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता के बारे में। तो स्टूडेंट सदियों तक दुनिया की राजनीति का जो नक्शा है वो यूरोप ने बनाया। नियम, सिद्धांत और शक्ति, ये सब हमारे यूरोप के पास थे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी बोल पाती तो वो हमसे क्या कहती? तो शायद वो कहती कि मैं थक गई हूँ, मेरी नदियाँ दम तोड़ रही है, मेरे जंगल जल रहे हैं और मेरी सांसें प्रदूषण में घुट रही है। तो स्टूडेंट, आज जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं है, ये यही अभी और हम सबके जीवन में घट रहा है, और इसे रोकने के लिए जरूरत है एक वैश्विक साझेदारी, जिसे कहते हैं हम वैश्विक शासन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस की। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे आज की दुनिया में कई समस्याएं ऐसी है जिन्हें कोई भी राज्य अकेले हल नहीं कर सकता, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारियां, साइबर अपराध। इन समस्याओं को हल करने के लिए वैश्विक शासन की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट, 21वीं सदी में दुनिया के सामने जो चुनौतियां है वो किसी एक देश की सीमाओं में नहीं रुकती, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, महामारी हो या साइबर अपराध हो। तो हर समस्या वैश्विक है। तो ऐसे में किसी एक राज्य की शक्ति सीमित हो जाती है। इन्हीं वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए उभरा एक नया विचार, जिसे हम वैश्विक शासन या ग्लोबल गवर्नेंस भी कहते हैं। तो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं की जरूरत है। तो स्टूडेंट, यह कोई विश्व सरकार नहीं है, बल्कि यह उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो मिलकर दुनिया की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजते हैं। और आज इन सब में सबसे जो गंभीर चुनौती है वो हमारे क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और लाखों प्रजातियां खतरे में हैं। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन वार्ता अब मानव अस्तित्व की वार्ता बन चुकी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता को समझने के बारे में। तो वैश्विक शासन ऐसे नियम, संस्थाओं और प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, वैश्विक शासन का अर्थ है दुनिया की समस्याओं को साझे नियमों, संस्थाओं और सहयोग से हल करना। और ये जो संस्थाएं हैं, ये जो नियम है, ये किसी एक सरकार द्वारा नहीं बल्कि देशों, संगठनों, एनजीओ और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयास से चलता है। तो यह कोई विश्व सरकार नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों, संगठनों, एनजीओ और संस्थाओं का नेटवर्क है। जलवायु परिवर्तन वार्ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो स्टूडेंट, जो जलवायु परिवर्तन वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और विकास को टिकाऊ बनाना। तो आइए समझते हैं वैश्विक शासन के प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं वैश्विक शासन के तरीके, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र और इसकी संस्थाएं UNFCCC UNEP। तो स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र इस पूरी प्रक्रिया का एक केंद्र है, जिसमें UNFCCC, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारा 1922 में स्थापित हुआ था और जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। इसके अलावा UNEP, जिसे हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी और नीतियां बनाता है। तो ये जो दोनों ही संस्थाएं हैं, ये दोनों ही संस्थाएं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नीति की एक नींव है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और उसकी संस्थाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, सतत विकास को बढ़ावा। तो स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे जो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं वे सतत विकास को प्रोत्साहन देती है। उसके बाद क्षेत्रीय संगठन आते हैं EU, एशियान, अफ्रीका यूनियन। तो जैसे कि EU, यूरोपियन यूनियन, एशियान और अफ्रीका यूनियन, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण नीति और सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आता है एनजीओ और नागरिक समाज, ग्रीन पीस, WWF, फ्राइडेज ऑफ फॉर फ्यूचर।
तो स्टूडेंट कहीं हमारे गैर सरकारी संगठन हो गए जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं, जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, WWF हो गया और फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर हो गया। तो लोगों को ये सभी जागरूक कर रहे हैं कि धरती की रक्षा सिर्फ सरकारों की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और इन अभियानों ने युवा पीढ़ी में एक नई सोच जगाई है कि बदलाव नीचे से भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई जिसमें टिकाऊ ऊर्जा और तकनीकी नवाचार में योगदान दिया गया है। तो स्टूडेंट अब जो निजी क्षेत्र है वो भी पीछे नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कार्बन न्यूट्रल योजनाओं पर काम कर रही है। और यही सभी दिखाता है कि जो वैश्विक शासन है वो सिर्फ सरकारों की नीति नहीं रही है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी रही है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वैश्विक शासन के कुछ तरीके जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य और वैश्विक शासन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे राज्य और वैश्विक शासन के बारे में। तो राज्य अब भी मुख्य अभिनेता है लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। तो स्टूडेंट जो हमारा राज्य है इसकी संप्रभुता अभी भी बनी हुई है लेकिन ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े देश वैश्विक जलवायु समझौते में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा पेरिस समझौता होगा जो कि 2015 में हुआ था। उसमें देशों ने उत्सर्जन घटाने की जो प्रतिबद्धता है उसको जताया था। तो ये थे कुछ उदाहरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक शासन संबंधी खामियों को लेकर। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं जो कि वैश्विक शासन में बनी हुई है। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है समान भागीदारी की कमी। विकसित देश हावी रहता है, गरीब देशों की आवाज कमजोर। यानी कि जो विकसित देश होते हैं उनका जो प्रभुत्व रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है और जो गरीब देश होते हैं उनकी आवाज बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा कानूनी बाध्यता का प्रभाव होता है। तो कई बड़े जो समझौते होते हैं वह स्वैच्छिक होते हैं, उनमें जो गरीब देश होते हैं उनको नुकसान होता है, उनकी जो आवाज है वो नहीं उठाई जाती। इसके अलावा न्याय का प्रश्न आता है। तो विकासशील देश कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए विकसित देश जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट जो विकासशील देश है वे कहते हैं कि जो देश विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर चुके हैं, वे देश इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, जो उनका कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा आर्थिक हितों का टकराव भी होता है जिसमें उद्योग, व्यापार और पर्यावरण संरक्षण में जो संतुलन है वो संतुलन बनाने में बहुत समस्याएं आती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वैश्विक शासन संबंधी खामियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जलवायु परिवर्तन शासन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन शासन की, जिसमें हम बात करेंगे UNFCCC 1952 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का ये एक आधार है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हमारा 1997 में हुआ था, इसमें विकसित देशों को उत्सर्जन घटाने की जो कानूनी बाध्यता है वो भी दी गई है। तो स्टूडेंट ये था हमारा जलवायु परिवर्तन शासन। इसके अलावा मैं आपको एक पेरिस समझौता भी समझाता हूँ जो कि हमारा 2015 में हुआ था। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाएगा। तो इसमें सभी देशों की भागीदारी थी। पहली बार विकसित और विकासशील दोनों ही देश इसमें भागीदार बने। इसी के साथ साथ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS भी इसमें तय की गई। तो स्टूडेंट यही था हमारा पेरिस समझौता 2015। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक शासन का। तो स्टूडेंट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा आवश्यक है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे समय में, जिसमें हमारे कुछ स्वच्छ ऊर्जा में मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताऊं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, बायोफ्यूल हो गई, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गई। ये सभी हमारी स्वच्छ ऊर्जा हो गई। तो इन सभी का उपयोग बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में। तो स्टूडेंट यही थी हमारी स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक शासन। इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल भी रही है, जैसे कि हमारा फर्स्ट आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे भारत और फ्रांस की पहली पहल थी। इसके अलावा SDG 7 आ गए, सतत विकास लक्ष्य आ गए, जो सभी के लिए सस्ती और सच्ची स्वच्छ ऊर्जा का प्रभुत्व करती है। इसके अलावा जो स्वच्छ ऊर्जा है वो न केवल पर्यावरण बचाती है, वो साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास भी बढ़ाती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे तो वैश्विक शासन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज की चुनौतियां सीमाओं से परे है। तो स्टूडेंट
जो आज वैश्विक शासन और जलवायु वार्ता है वो सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं बल्कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए भी है। तो जलवायु परिवर्तन वैश्विक शासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन एनजीओ और राज्यों की साझेदारी से ही जो समाधान है वो संभव हो सकता है। तो हर व्यक्ति की भागीदारी से ही हर हम धरती को फिर से हरा बना भरा बना सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी किसी देश की नहीं बल्कि हम सबकी है। और यही है ग्लोबल गवर्नेंस की आत्मा, साझा जिम्मेदारी और साझा भविष्य। तो स्टूडेंट, भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार हम बनेंगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 4 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।